हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एआई के उपक्षेत्र यानी सबसेट्स ऑफ एआई। आज के इस वीडियो में हम लोग एआई के 3 उपक्षेत्रों के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है आपका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जिसे न्यूरल नेटवर्क भी बोला जाता है। जो दूसरा उपक्षेत्र है वो है प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, और जो तीसरा उपक्षेत्र है वो है एक्सपर्ट सिस्टम। सो आज के इस वीडियो की शुरुआत हम लोग करेंगे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के साथ। देखिए, सबसे पहली बात, ये जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है ये एआई का एक उपसमुच्चय, ये एआई का एक सबसेट है। अब इससे पहले कि हम लोग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को समझें, पहले हम इस बात को समझ लेते हैं कि न्यूरॉन का मतलब क्या होता है, न्यूरॉन किसे कहते हैं। देखिए, हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो ब्रेन है, इसकी जो सबसे छोटी इकाई है, इसकी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो कहलाती है आपकी न्यूरॉन। हमारा मस्तिष्क ऐसे हजारों लाखों न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ है, या हम बोल सकते हैं कि हमारे मस्तिष्क में ऐसे हजारों लाखों न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ एक बहुत ही जटिल या कॉम्प्लेक्स नेटवर्क पाया जाता है। क्लियर है। अब हमारे मस्तिष्क के अंदर ये जो न्यूरल नेटवर्क पाया जा रहा है, ये काम क्या करता है। देखिए, हम लोग इस बात को ऑलरेडी जानते हैं कि हमारे शरीर में कई सारे संवेदी अंग यानी सेंसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे हमारी आंखें, हमारे कान, नाक, जीभ, हमारी त्वचा, स्किन। सो ये जो संवेदी अंग है हमारे शरीर के, ये क्या करते हैं, ये हमारे आसपास के वातावरण को सेंस करते हैं, और ये जो भी सेंस करते हैं उस इंफॉर्मेशन को इनपुट सिग्नल के रूप में हमारे ब्रेन को भेज देते हैं। ठीक है। और हमारा ब्रेन इन इनपुट सिग्नल्स को ले लेता है, यानी हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स का नेटवर्क है वो इन इनपुट सिग्नल्स को लेता है, उनको एक्सेप्ट करता है, उनको प्रोसेस करता है, उनकी व्याख्या करता है, यानी उनको इंटरप्रेट करता है, और उसके बाद एक एप्रोप्रिएट या एक उपयुक्त आउटपुट जनरेट करता है टू टेक द एप्रोप्रिएट एक्शन एट द गिवन इंस्टेंस। यानी उस समय पर क्या एक्शन लिया जाना चाहिए, उसको आपका न्यूरल नेटवर्क आपको आउटपुट के रूप में भेजता है। देखिए, इस चीज को हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा हाथ आग के ऊपर है। सो अगर मेरा हाथ आग के ऊपर है तो आग की जो गर्माहट है, आग की जो हीट लेवल होगा, उसको मेरे हाथ की त्वचा सेंस करेगी, और सेंस करने के बाद इस इंफॉर्मेशन को मेरे ब्रेन को भेज देगी। अब यहाँ पे मेरे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन का नेटवर्क पाया जा रहा है वो क्या करेगा, वो इस इंफॉर्मेशन को ग्रहण करेगा, उस इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, और फिर उसके ऊपर एक एप्रोप्रिएट या एक बोल सकते हैं एक उपयुक्त एक्शन लेगा। और वो जो एक्शन होगा वो और कुछ नहीं बल्कि मेरे न्यूरल नेटवर्क का ही आउटपुट होगा। और वो आउटपुट क्या होगा कि भाई आग पर से अपना हाथ हटा लो वरना हाथ जल जाएगा। सो फौरन मैं आग पर से अपना हाथ हटा लूंगा। सो दोस्तों, इस प्रकार हमारे मस्तिष्क के अंदर जो न्यूरल नेटवर्क होता है वो इस तरह से कार्य करता है। क्लियर है। और हमारे मस्तिष्क में इस प्रकार का नेटवर्क प्राकृतिक रूप से ही पाया जाता है, परंतु जब इसी चीज को हम कृत्रिम रूप से प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो ये चीज आ जाती है आपकी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर। यानी जब हम मशीन के अंदर कृत्रिम रूप से इस प्रकार का नेटवर्क बनाने की कोशिश करते हैं या कृत्रिम रूप से इस प्रकार का नेटवर्क बनाते हैं, तो जो आपका नेटवर्क बनता है वही कहलाता है आपका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जिसे हम न्यूरल नेटवर्क भी बोल देते हैं। क्लियर है। सो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा कि ये बेसिकली आपका एक कंप्यूटेशनल मॉडल है जो कि जैविक तंत्र का नेटवर्क के कार्यों और संरचना पर आधारित है। यानी हमारे मस्तिष्क के अंदर जिस प्रकार का न्यूरल नेटवर्क पाया जाता है वो जिस तरह से कार्य करता है, ठीक उसी प्रकार ये जो आपका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है ये कार्य करता है, और इसकी संरचना भी हमारे मस्तिष्क के अंदर पाए जाने वाले न्यूरल नेटवर्क के समान होती है। क्लियर है। अब दोस्तों, आपका ये जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, तो इसमें जो आर्टिफिशियल न्यूरॉन है वो क्या होगा, वो इस आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का मेन बिल्डिंग ब्लॉक होगा। यानी जिस प्रकार से हमारे मस्तिष्क के अंदर हमारा जो बायोलॉजिकल न्यूरॉन है वो हमारे मस्तिष्क की मूल इकाई होता है, ठीक इसी प्रकार जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता है इसकी जो मूल इकाई होती है वो होती है आर्टिफिशियल न्यूरॉन। ठीक। अब जिस प्रकार हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क के अंदर कई सारी लेयर्स पाई जाती है, ठीक इसी प्रकार दोस्तों जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता है इसमें भी कई प्रकार की लेयर्स होती हैं।
बेसिकली जो आपका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता है इसमें 3 लेयर्स पाई जाती हैं, जिसमें से एक कहलाता है आपका इनपुट लेयर, दूसरा कहलाता है आपका हिडन लेयर और तीसरी लेयर कहलाती है आपकी आउटपुट लेयर। अब अगर बात की जाए इनपुट लेयर की, तो देखिए सबसे पहले जो लेयर काम में आती है वो कौन सी है आपकी, वो है आपकी इनपुट लेयर। इनपुट लेयर का क्या काम है? इनपुट लेयर का काम है डेटा को बाहरी दुनिया से न्यूरल नेटवर्क में लाना। ठीक है, ये जो इनपुट लेयर है दोस्तों, ये केवल डेटा को बाहरी दुनिया से नेटवर्क के अंदर लाती है, बट यहां पर किसी भी प्रकार की प्रोसेसिंग नहीं होती। यानी जो आपकी इनपुट लेयर है यहां पे किसी भी तरह की प्रोसेसिंग नहीं होती। इनपुट लेयर का केवल यही कार्य होता है कि वो डेटा को बाहर से लाए नेटवर्क के अंदर और उसको आगे हिडन लेयर को दे दे। ठीक है, ये जो हिडन लेयर होती है ये बेसिकली आपकी इनपुट और आउटपुट लेयर के बीच की लेयर होती है। और इनपुट लेयर का जो काम होता है वो ये होता है कि जो आपकी जो हिडन लेयर है उसका जो काम होता है वो बेसिकली ये होता है कि जो इनपुट लेयर है उससे डेटा प्राप्त करो और उस डेटा को प्रोसेस करो और प्रोसेस करने के बाद कोई ना कोई निष्कर्ष या कंक्लूजन निकालो। क्लियर है? तो ये काम किसका होता है? ये काम होता है आपके हिडन लेयर का। जो आपकी इनपुट लेयर है वो क्या कर रही है? वो बाहरी दुनिया से डेटा को नेटवर्क के अंदर ला रही है, न्यूरल नेटवर्क के अंदर ला रही है और उस डेटा पर जो प्रोसेसिंग है वो कहां हो रही है? वो हो रही है हिडन लेयर के अंदर। और प्रोसेसिंग के बाद हिडन लेयर क्या करती है? प्रोसेसिंग के बाद हिडन लेयर कोई ना कोई निष्कर्ष निकालती है। अभी जो आपकी दोस्तों हिडन लेयर है ये इसके अंदर भी कई सारी लेयर्स हो सकती हैं और प्रत्येक हिडन लेयर कई सारे न्यूरॉन से मिलकर बनी होती है, या बोल सकते हैं प्रत्येक हिडन लेयर कई सारे आर्टिफिशियल न्यूरॉन से मिलकर बनी होती है जो कि आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, कुछ इस तरह। देखिए ये दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है आपका? ये है आपकी इनपुट लेयर जो क्या कर रही है? जो बाहरी दुनिया से डेटा को नेटवर्क के अंदर, जो आपका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है उसके अंदर ला रही है। और उसके बाद जो हिडन लेयर है ये क्या कर रही है? ये इस डेटा को प्रोसेस कर रही है और प्रोसेस करने के बाद कोई ना कोई निष्कर्ष या कंक्लूजन निकाल रही है। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी आउटपुट लेयर। तो जो आउटपुट लेयर है ये बेसिकली डेटा प्रोसेसिंग का अंतिम भाग है। यानी जो आपकी आउटपुट लेयर है उसका क्या काम है? उसका काम है इनपुट, उसका काम है हिडन लेयर से प्रोसेस डेटा को प्राप्त करना, या बोल सकते हैं जो आपकी आउटपुट लेयर है उसका कार्य है हिडन लेयर से प्रोसेस जानकारी या इंफॉर्मेशन को प्राप्त करके बाहरी दुनिया को दे देना। तो ये काम किसका होता है? ये काम होता है आपकी आउटपुट लेयर का। क्लियर है? सो इनपुट लेयर क्या है, हिडन लेयर क्या है और आपकी आउटपुट लेयर क्या है, ये आपको समझ में आया? इनपुट लेयर क्या है? इनपुट लेयर का काम है बाहरी दुनिया से डेटा को लाना नेटवर्क के अंदर। ठीक है, यहां पे किसी प्रकार की प्रोसेसिंग नहीं होती। इसके बाद जो डेटा है वो इनपुट लेयर से हिडन लेयर को भेज दिया जाता है। हिडन लेयर में इस डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग होती है और कोई ना कोई निष्कर्ष या इंफॉर्मेशन निकाली जाती है। और जो आउटपुट लेयर होती है उसका काम यही होता है कि हिडन लेयर से प्रोसेस जानकारी या इंफॉर्मेशन को प्राप्त करके बाहरी दुनिया को दे देना। क्लियर है? सो दोस्तों इस प्रकार जो आपका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है उसमें 3 प्रकार की लेयर्स पाई जाती हैं, इनपुट लेयर, हिडन लेयर और आउटपुट लेयर। क्लियर है? सो दोस्तों आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली आपका एक कंप्यूटेशनल मॉडल है जो मानव मस्तिष्क में उपस्थित तंत्रिका कोशिकाओं के समान कार्य करता है। यानी जिस प्रकार से हमारे माइंड के अंदर न्यूरॉन्स का जो नेटवर्क पाया जाता है, जिस प्रकार से वो नेटवर्क काम करता है, ठीक इसी प्रकार से ये कंप्यूटेशनल मॉडल भी काम करता है। यानी इसे मानव मस्तिष्क के विश्लेषण और सूचनाओं को संसाधित करने के तरीके का अनुकरण करने के लिए विकसित किया गया है। यानी बेसिकली जिस प्रकार से हमारे मस्तिष्क का न्यूरल नेटवर्क काम कर रहा है, ठीक उसी की नकल ये आपका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क या कंप्यूटेशनल मॉडल करता है। क्लियर है? सो ये कहलाता है दोस्तों आपका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। इसमें एक चीज और है, देखिए जो आपका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है इसमें बेसिकली जो शुरुआती चरण होते हैं उसमें हम लोग भारी मात्रा में क्या देते हैं? डेटा फीड करते हैं। यानी आपका जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है इसमें शुरुआती चरणों में भारी मात्रा में डेटा फीड किया जाता है और अधिकतर मामलों में
इनपुट प्रदान किया जाता है और आउटपुट क्या होना चाहिए, इसके बारे में भी नेटवर्क को सूचित करके प्रशिक्षण दिया जाता है। कहने का मतलब है कि जो आपका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता है, तो जब शुरुआत में इसको ट्रेन किया जाएगा, इसको प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो होगा क्या, शुरुआत में इसमें भारी मात्रा में क्या किया जाएगा, भारी मात्रा में डेटा फीड किया जाएगा और अधिकतर मामलों में क्या प्रदान किया जाएगा, आपका जो इनपुट प्रदान किया जाएगा उसके साथ साथ यह भी बताया जाएगा कि इस इनपुट का क्या रेस्पेक्टिव आउटपुट होना चाहिए, क्योंकि इसी प्रकार से आपका एक जो कंप्यूटेशनल मॉडल है उसको ट्रेन किया जा सकता है या उसको प्रशिक्षण दिया जा सकता है। क्लियर हो गया? सो ये कहलाता है आपका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक में, जिसका नाम है प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण में दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे कि प्राकृतिक भाषा यानी नेचुरल लैंग्वेज का क्या मतलब है। देखिए, प्राकृतिक भाषा का मतलब उस भाषा से जिसके अंतर्गत हम किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, यानी वह भाषा जिसमें हम अपने विचारों को किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं या किसी के विचारों को समझते हैं, तो वो जो भाषा होती है दोस्तों वो कहलाती है आपकी प्राकृतिक भाषा यानी नेचुरल लैंग्वेज। जैसे हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, गुजराती हुआ, मराठी हुआ, ये सब क्या है, ये सब आपकी प्राकृतिक भाषाएं जिनके माध्यम से आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। ठीक, वही दोस्तों अगर बात की जाए कंप्यूटर की, तो आप जानते हैं कि जो कंप्यूटर है वो प्रोग्रामिंग भाषा समझता है, यानी जो हमारे कंप्यूटर है वो अभी तक प्रोग्रामिंग भाषा समझते हुए आ रहे हैं। बट एआई में क्या होगा, एआई के अंदर इस चीज में थोड़ा बदलाव आएगा। अब यहाँ एक्चुअली हम क्या चाहते हैं, यहां हम चाहते हैं कि हमारे सामने कंप्यूटर हो बट वो हमसे इंसानों की तरह व्यवहार करे। कहने का मतलब है कि हमारे सामने मशीन है, कंप्यूटर है, बट हम चाहते हैं कि वो हमसे इंसानों की तरह इंटरेक्ट करे। इंसानों की तरह इंटरेक्ट करने का मतलब है कि कंप्यूटर को हमारी प्राकृतिक भाषा का ज्ञान हो। ठीक है, हमने अपनी जिस प्राकृतिक भाषा में उसको सवाल पूछा, उससे प्रश्न किया है, उसी प्राकृतिक भाषा में वो हमको जवाब दे यानी आंसर दे। तो ये कैसे होता है, कैसे इसके अंदर प्रोसेसिंग होती है, कैसे आपका जो कंप्यूटर है वो इस बात को समझता है कि आपने अपनी प्राकृतिक भाषा में क्या कहा है और कैसे वो उसके अकॉर्डिंग आपको जवाब देता है। तो दोस्तों ये जितनी भी चीजें हैं, ये सारी चीजें आपकी प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंतर्गत आती है। क्लियर है? हम बोल सकते हैं कि जो एनएलपी है वो बेसिकली मानवीय भाषाओं की कंप्यूटेशनल प्रोसेसिंग की एक तकनीक है। ठीक, इसी चीज को अगर हमको साधारण सिंपल वर्ड से बताना हो तो हम बोल सकते हैं कि प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण यानी जो आपका नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, इसका अर्थ होता है किसी मशीन का मानवीय भाषा को समझना, उसे प्रोसेस करना और उसके ऊपर एक्शन लेना। ठीक है दोस्तों, इस चीज को हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं। दोस्तों आजकल अधिकतर लोगों के घरों में आपको स्मार्ट टीवी मिलेगी। ठीक है, तो आपने देखा होगा स्मार्ट टीवी के साथ आपका एक स्मार्ट रिमोट भी आता है। तो स्मार्ट टीवी के साथ आपका जो स्मार्ट रिमोट आता है, ये बेसिकली जो स्मार्ट रिमोट है ये एनएलपी तकनीक का ही यूज करता है। जो स्मार्ट टीवी के स्मार्ट रिमोट्स आ रहे हैं वो बेसिकली एनएलपी तकनीक पर ही आधारित है। आपने देखा होगा इन स्मार्ट रिमोट में एक बटन होता है जिसको दबाने पर आप जो कुछ भी बोलते हो वो अपने आप आपकी टीवी पर, आपकी स्मार्ट टीवी पर टाइप हो जाता है। जैसे मान लो कि आप YouTube देख रहे हैं और आपका मन किया कि मैं आज तक चैनल के वीडियो देखना चाहता हूं, तो आप क्या करोगे, आप उस स्मार्ट रिमोट का वॉइस बटन दबाओगे और उस पर आप बोलोगे आज तक वीडियो। तो जो रिमोट है वो क्या करेगा, वो आपकी आवाज को पहचानेगा, समझेगा आपकी भाषा को और आपने जो भी बोला है उसको टीवी पर टाइप कर देगा। ठीक, सो बेसिकली ये चीज क्यों हो पा रही है, ये चीज आपके एनएलपी की वजह से ही हो पा रही है। यहां पे एक्चुअली हो क्या रहा है, यहां पे जो आपका स्मार्ट रिमोट है वो क्या कर रहा है, वो एक कंप्यूटर या मशीन की तरह कार्य कर रहा है। ठीक है, यहां पे उसने क्या किया, यहां पे उसने इंसानी भाषा को समझा, उसके अंदर उसको प्रोसेस किया, फिर उसके ऊपर एक एक्शन लिया और उसके बाद आपको आउटपुट दे दिया। यानी आपने जो बोला था आज तक चैनल, तो उस आज तक चैनल के वीडियो क्या हो गए, वो आपकी स्क्रीन पर सामने आउटपुट के रूप में प्रस्तुत हो गए। समझ में आया? सो दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसको क्या बोल देते हैं, इसको ही बोलते हैं प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें मशीनों के द्वारा इंसानों की भाषा को समझने और उसका विश्लेषण करने की क्षमता उनके अंदर डाली जाती है। क्लियर है?
तो आप बोल सकते हो कि एनएलपी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा एक कंप्यूटर या मशीन इंसान की भाषा को समझता है और उस भाषा को बोलता है। अर्थात एनएलपी किसी कंप्यूटर या डिवाइस को इंसानी भाषा बोलने और समझने की क्षमता प्रदान करता है। क्लियर है? देखिए, ये जो तकनीक है, इस तकनीक का उपयोग करके हम क्या कर रहे हैं? इस तकनीक का उपयोग करके हम ऐसे रोबोट या मशीन बना सकते हैं कि वो हमारे कमांड को या निर्देशों को आसानी से समझ पाए और हमारे कमांड के मुताबिक कार्य को कर पाए। जैसे आपने रजनीकांत की मूवी देखी होगी, उस रोबोट, तो उस मूवी में एक रोबोट था जिसका नाम था चिट्टी रोबोट। क्या नाम था? चिट्टी रोबोट। तो जो चिट्टी रोबोट था, उस चिट्टी रोबोट को जो भी मानवीय भाषा में बोला जाता था वो उसको समझता था, और जो भी निर्देश दिए जाते थे उसको मानवीय भाषा में, वो उन निर्देशों के मुताबिक क्या करता था? कार्य करता था। तो बेसिकली उस मूवी में जो रोबोट दिखाया गया है उसमें भी किसका यूज हो रहा है? उसमें भी आपकी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग तकनीक का ही यूज हो रहा है। क्लियर है? सो जो आपकी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग तकनीक दोस्तों, इसका उपयोग बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा डेटा से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने और कार्यों को ऑटोमेटिकली करने के लिए किया जा रहा है। कहने का मतलब है कि जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है वहां पे जो डेटा की मात्रा होती है वो भी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। यानी बहुत ज्यादा अमाउंट में डेटा होता है। तो इतने बड़े अमाउंट में जब डेटा होता है तो उससे जानकारियां निकालना इतना आसान नहीं होता। तो यहां पे हम किसका यूज कर रहे हैं? यहां पे हम इसी तकनीक का यूज कर रहे हैं कि डेटा से हमको क्या मिल जाए? डेटा से हमको महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाए। क्लियर है? तो दोस्तों ये कहलाता है आपका प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण। देखिए, इसका एक और एग्जांपल है गूगल का वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट। जो आपका गूगल असिस्टेंट है, ये भी क्या करता है? ये भी मनुष्य के द्वारा जो भी शब्द बोले जाते हैं उनको समझता है और उसके अकॉर्डिंग क्या देता है? आउटपुट प्रदान करता है। सो बेसिकली यहां भी इसका यूज हो रहा है, यहां भी प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। क्लियर है दोस्तों? इसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा वो है विशेषज्ञ प्रणाली। सो आखिरी जो हमारा टॉपिक है वो है विशेषज्ञ प्रणाली यानी एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम क्या होते हैं? देखिए, एक्सपर्ट सिस्टम बेसिकली आपके ऐसे सिस्टम होते हैं जो आपको विशेषज्ञों यानी जो आपके एक्सपर्ट्स होते हैं, विशेषज्ञ क्या देते हैं? ये आपको विशेषज्ञ की तरह सलाह देते हैं। बेसिकली एक्सपर्ट सिस्टम जो होते हैं दोस्तों, वो एआई पे आधारित ऐसे सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो इनका निर्माण किसी समस्या को, किसी जटिल समस्या को हल करने तथा मानवीय विशेषज्ञों के समान निर्णय लेने के लिए किया जाता है। यानी आपके ऐसे डिवाइस होते हैं जो मानव विशेषज्ञों के समान निर्णय ले सकते हैं। देखिए, इस चीज को हम लोग एक एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको बुखार आया, ठीक है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप कहां जाओगे? आप डॉक्टर के पास जाओगे। और जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आप डॉक्टर को से बताओगे कि भाई मुझे 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार आ रहा है, तो आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तो बेसिकली आप डॉक्टर से क्या कर रहे हो? आप डॉक्टर से एक एडवाइस ले रहे हो, है ना? आप डॉक्टर को बता रहे हो भाई मुझे बुखार आ रहा हुआ है, तो आप बताइए मुझे मैं क्या करूं। तो डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर आपकी बात को सुनेगा और जैसी चीजें यानी जो इनपुट आपने डॉक्टर को दिया है उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर क्या करेगा? उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर आपको एक सलाह देगा, एक एडवाइस देगा कि भाई ये दवाइयां इनको आप लोगे तो इससे आप ठीक हो जाओगे। क्लियर हो गया? तो दोस्तों बेसिकली यहाँ पे जो डॉक्टर है वो क्या है? वो मेडिकल की फील्ड का एक्सपर्ट है। उसे मेडिकल की फील्ड की तमाम जानकारियां उसे पता है। ठीक। अब दोस्तों कल्पना कीजिए कि इस केस में जबकि आपको बुखार आया हुआ है, आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हो, आपके सामने क्या जाता है? आपके सामने एक ऐसी मशीन आती है जिसके अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मेडिकल के क्षेत्र की लगभग सभी जानकारी अपने पास रखता है। तो इस केस में क्या हुआ? इस केस में भी आप ठीक डॉक्टर की तरह क्या करोगे? उस मशीन में एक सवाल डालोगे, एक इनपुट दोगे उसे और पूछोगे कि भाई मुझे 2 दिन से फीवर आ रहा है, तो बताइए मैं क्या करूं। अभी दोस्तों जो आपका मशीन है जिसके अंदर की वो सॉफ्टवेयर डाला गया है जिससे कि मेडिकल फील्ड की सारी जानकारियां पता है, तो मशीन क्या करेगी? मशीन आपके इनपुट को लेगी और उसके बाद उस इनपुट को प्रोसेस करेगी और अल्टीमेटली आपको एक एडवाइस देगी एक आउटपुट के रूप में कि भाई आप ये दवाई ले लो, इससे आप क्या हो जाओगे? इससे आप ठीक हो जाओगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो मशीन है वो ठीक किसकी तरह कार्य कर रही है? यहाँ पे जो मशीन है वो ठीक डॉक्टर की तरह कार्य कर रही है। सो दोस्तों इस प्रकार के जो सिस्टम होते हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है एक्सपर्ट सिस्टम, यानी
ये ऐसे सिस्टम है जो क्या कर रहे हैं, जो हमको अलग अलग क्षेत्र के जो विशेषज्ञ हैं उनकी तरह क्या दे रहे हैं, उनकी तरह हमको सलाह दे रहे हैं। जैसे इस केस में मैंने किसका एग्जांपल लिया, इस केस में मैंने मेडिकल एक डॉक्टर का एग्जांपल लिया। जिस प्रकार एक डॉक्टर मेडिकल की फील्ड का एक्सपर्ट होता है, उसी प्रकार हम एक ऐसी मशीन तैयार कर सकते हैं, या बोले कि हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार कर सकते हैं जो मेडिकल की तमाम जानकारियों को रखता हो। ठीक है, उसे मेडिकल की तमाम जानकारियां पता हो। तो ऐसी जो मशीन बनेगी आपकी मेडिकल के फील्ड में, वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी आपकी एक्सपर्ट सिस्टम। अभी जो आपकी एक्सपर्ट सिस्टम है दोस्तों, ये डोमेन स्पेसिफिक होते हैं, यानी अलग अलग क्षेत्र में आपके अलग अलग एक्सपर्ट सिस्टम होते हैं। जैसे इस केस में मैंने मेडिकल का एग्जांपल लिया, ठीक इसी प्रकार इंजीनियरिंग हुआ, अकाउंटिंग हुआ, लॉ हुआ, जितने भी क्षेत्र हैं हर क्षेत्र के आपके अलग अलग आपके एक्सपर्ट सिस्टम होते हैं। यानी हर क्षेत्र से रिलेटेड आपके अलग अलग ऐसे एआई आधारित सॉफ्टवेयर होते हैं जो जटिल समस्या को हल कर सकते हैं तथा मानवीय विशेषज्ञों के समान आपको सलाह दे सकते हैं। क्लियर हुआ? तो दोस्तों ये कहलाता है आपका एक्सपर्ट सिस्टम या विशेषज्ञ प्रणाली। अब दोस्तों विशेषज्ञ प्रणाली के घटकों की बात की जाए तो विशेषज्ञ प्रणाली के 3 घटक होते हैं, इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। एक है नॉलेज बेस, दूसरा है आपका इन्फ्रेंस इंजन और तीसरा है आपका यूजर इंटरफेस। तो ये आपको इमेज दिखाई दे रही है, ये बेसिकली आपके एक्सपर्ट सिस्टम की इमेज है। तो देखिए यहाँ पे आपको इसके 3 घटक दिखाई दे रहे हैं। एक क्या आपका यूजर इंटरफेस, दूसरा है आपका रूल्स इंजन जिसे कि हम इन्फ्रेंस इंजन बोलते हैं, और तीसरा है आपका नॉलेज बेस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूजर इंटरफेस की। यूजर इंटरफेस क्या है? यूजर इंटरफेस किसी एक्सपर्ट प्रणाली का वह घटक होता है जिसके माध्यम से कोई यूजर उस एक्सपर्ट प्रणाली के साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, यूजर इंटरफेस किसी विशेष प्रणाली का वह घटक होता है जिसके माध्यम से कोई उपयोगकर्ता एक्सपर्ट प्रणाली के साथ अंतःक्रिया यानी इंटरेक्शन करता है। जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको बताता हूं। देखिए एक सॉफ्टवेयर है ग्रामरली, ग्रामरली नाम से एक सॉफ्टवेयर आता है जो कि आपके एक्सपर्ट सिस्टम का एक एग्जांपल है। तो ये जो ग्रामरली सॉफ्टवेयर दोस्तों, ये करता क्या है, ये जब भी हम टाइप करते हैं तो अगर हम टाइपिंग करते समय मान लीजिए हमने किसी वर्ड की स्पेलिंग गलत लिख दी, या मान लीजिए हमने ग्रामेटिकली किसी सेंटेंस को गलत लिख दिया, तो ये जो आपका ग्रामरली सॉफ्टवेयर दोस्तों क्या करता है, ये हमारी उस गलती को करेक्ट करता है, यानी उसमें करेक्शन करता है। तो अगर ग्रामरली का एग्जांपल यहां पर लें तो ग्रामरली के केस में जो हमारा यूजर इंटरफेस होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा लैपटॉप की स्क्रीन, या इस केस में होगा इस बोर्ड की स्क्रीन, क्योंकि इसके माध्यम से ही हम क्या कर रहे हैं, इसके माध्यम से ही हम ग्रामरली सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट कर पा रहे। क्लियर हो गया? तो ये कहलाता है आपका यूजर इंटरफेस। अब इसके बाद दूसरा आपका घटक क्या था, दूसरा घटक था आपका रूल्स इंजन, या जिसको हम बोलते हैं इन्फ्रेंस इंजन। दोस्तों जो आपका इन्फ्रेंस इंजन है वो बेसिकली किसी भी एक्सपर्ट प्रणाली का मुख्य प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्या होता है? मुख्य प्रोसेसिंग इकाई होता है। ठीक है, इसलिए जो आपका इन्फ्रेंस इंजन है इसको एक्सपर्ट सिस्टम का मस्तिष्क यानी ब्रेन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो एक्सपर्ट सिस्टम है वो क्या होता है, वो किसी भी एक्सपर्ट सिस्टम की मुख्य प्रोसेसिंग इकाई होती है। यानी जो भी प्रोसेसिंग का काम होता है वो कहां पे होता है, वो इन्फ्रेंस इंजन के अंदर ही होता है। देखिए दिस एक्ट्स लाइक ए सर्च इंजन एग्जामिन द नॉलेज बेस फॉर इंफॉर्मेशन दैट मैचेस द यूजर्स क्वेरी और सर्च। यानी यूजर ने जो भी सवाल पूछा, जो भी क्वेरी की है, जो भी चीज उसको पता करनी है, तो उसको क्या करता है, उसके लिए एक तरह से सर्च इंजन की तरह कार्य करता है, और जो भी सवाल पूछा है यूजर ने उसका जवाब ये उस यूजर के द्वारा जो इनपुट दिया गया है उसको प्रोसेस करके उस यूजर को दे देता है। अभी जो इन्फ्रेंस इंजन है ये ऐसा क्यों कर पा रहा है, ये ऐसा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि इसके पास क्या है, क्योंकि इसके पास है नॉलेज बेस। क्या है? इसके पास है नॉलेज बेस। तो दोस्तों अगर हम इसी ग्रामरली का एग्जांपल लें तो जो ग्रामरली सॉफ्टवेयर है ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली आपका जो टाइपिंग वाला यानी जो हम टाइप करते हैं उससे संबंधित क्या है, उससे संबंधित फील्ड का एक एक्सपर्ट सिस्टम है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसमें भी क्या होना चाहिए, इसमें भी एक नॉलेज बेस होगा। अब इसका जो नॉलेज बेस होगा उसमें बेसिकली क्या होगा, उसमें बेसिकली इंग्लिश के तमाम वर्ड्स जो होंगे वो आपके इस ग्रामरली की नॉलेज बेस में पहले से उपस्थित होंगे। क्यों? क्योंकि तभी ये आपके वर्ड को करेक्ट
कर सकता है। सो जब तक इसके पास नॉलेज बेस नहीं होगा तब तक ये आपने जो भी टाइप किया, आपने जो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक की है उसको ये करेक्ट नहीं कर सकता। सो उसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए चाहिए इसको एक नॉलेज बेस। अब हो सकता है कि जो ग्रामरली का नॉलेज बेस हो, पूरी जो आपकी ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी है उसके सारे वर्ड्स इसके नॉलेज बेस पे क्या है, ऑलरेडी पहले से हो, है ना। क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक वो नहीं बता पाएगा कि आपने जो वर्ड लिखा है वो सही है या गलत है। सो क्या होना चाहिए, इसके पास होना चाहिए एक नॉलेज बेस। तो दोस्तों ये जो नॉलेज बेस है ये एक्सपर्ट सिस्टम का क्या है, तीसरा घटक है। क्योंकि नॉलेज बेस के माध्यम से जो इन्फेरेंस इंजन है, जो रूल्स इंजन है, वो किसी भी जो उपयोग करता है उसके सवाल या उसकी क्वेरी का जवाब दे पाता है। विदाउट नॉलेज बेस जो इन्फेरेंस इंजन है वो किसी भी उपयोगकर्ता के सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। क्लियर हो गया। सो ये आपके एक्सपर्ट सिस्टम के 3 घटक हैं, पहला यूजर इंटरफेस, दूसरा इन्फेरेंस इंजन या रूल्स इंजन, और तीसरा आपका नॉलेज बेस। अब बात आती है कि जो नॉलेज बेस है इसके अंदर नॉलेज आती कहां से, तो देखिए इसके अंदर नॉलेज आती है किसी ह्यूमन एक्सपर्ट से और नॉलेज इंजीनियर से। जैसे अगर हम ग्रामरली सॉफ्टवेयर का एग्जांपल लें तो जो ग्रामरली का सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली किस फील्ड से संबंधित है, वो बेसिकली आपकी जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं जो ग्रामेटिकली आप लिख रहे हो वो करेक्ट है या नहीं उससे संबंधित आपका वो एक एक्सपर्ट सिस्टम है। ठीक है, तो इसका मतलब जो ग्रामरली का नॉलेज बेस होगा उसमें एक ह्यूमन एक्सपर्ट होगा जिसके पास क्या होगी, जिसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज होगी इंग्लिश के वर्ड्स की। ठीक है, इंग्लिश के वर्ड्स की नॉलेज होगी, और उस ह्यूमन एक्सपर्ट से जो आपका नॉलेज इंजीनियर है वो क्या करेगा, वो इस नॉलेज एक्सपर्ट के ज्ञान को लेगा और उस ज्ञान को अपने अकॉर्डिंग क्या करेगा, इस सिस्टम में व्यवस्थित करेगा, सिस्टम में मैनेज करेगा और इस सिस्टम के नॉलेज बेस का निर्माण कर देगा। समझ में आ गया। सो इस प्रकार से दोस्तों आपका जो एक्सपर्ट सिस्टम है उसका निर्माण किया जाता है। क्लियर है। सो दोस्तों ये था आपका एक्सपर्ट सिस्टम। समझ में आया। ये क्या है, ये बेसिकली क्या है आपका, ये कंप्यूटर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है जो किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञ ज्ञान रखने वाले मानव के निर्णय को पुनः पेश करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करता है। एक अच्छा विश्लेषक सिस्टम किसी समस्या का सटीक शीघ्रता से समाधान करता है और उपयोग में आसान होता है। क्लियर हो गया। तो दोस्तों ये थे आपके आज के तीनों एआई के उपक्षेत्र, और मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।